दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर आप अपनी साफ़ की हुई गाड़ी को एक दिन के लिए बाहर छोड़ देते हो बिना ढके, तो उस पर इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है मानो उसे सालों से साफ़ ना किया गया हो। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि इतनी धूल इंडिया में कहाँ से आती है और इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज मैं इस वीडियो में यही एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको आगे बताऊँगा कि इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए अपनी इस एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया में धूल की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यू के हिसाब से 90% से भी ज़्यादा इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की बात कर ही रहे हैं तो इसमें हमारे अपने इंटरनल क्लाइमेट भी हैं और बाहरी देशों के भी क्लाइमेट हैं जो हमारे देश में आने वाली धूल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनल क्लाइमेट के बारे में। मानसून या बरसात का सीजन काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्टर्न और हमारे लेटरल रूट पर बसे देशों का एक नेचुरल फिनोमिनन है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया और हमारे लैटिट्यूड पर बसे कुछ देशों को अगर आप छोड़ दोगे तो इसके अलावा पूरी दुनिया में आपको प्रॉपर रेनी सीजन जैसा देखने को कुछ भी नहीं मिलता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ पर भी बारिश होती है, लेकिन साल में किसी स्पेसिफिक महीने में कॉन्टिन्यूस बारिश जैसी कुछ भी नहीं होता। जिस तरीके से हमारे यहाँ कॉन्टिन्यूस बारिश आपको देखने को मिलती है, वहाँ छोटे छोटे स्ट्रेचेस में रैंडमली बारिश आपको पूरे साल देखने को मिलती है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडिया में जून से लेकर सितंबर के महीने में या अक्टूबर तक कॉन्टिन्यूस रेनी सीजन रहता है और इसके पीछे जिम्मेदार हैं हमारे यहाँ आने वाले मानसून क्लाउड जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन दोनों की तरफ से इंडिया में आते हैं और हिमालय की वजह से कई बार रिस्ट्रिक्ट होते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की वजह से कई बार रिस्ट्रिक्ट होते हैं और बड़े पैमाने पर भारत में 4 से 5 महीने तक प्रॉपर रेनी सीजन रहता है। अब इस सीजन की वजह से इंडिया पर इफेक्ट ऐसा होता है कि पूरा का पूरा हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट साल में 2 बार ड्रास्टिकली चेंज होता है। आप सब जानते हो कि सूखी बड़ी बंजर ज़मीनें बारिश के मौसम में हरी भरी हो जाती हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे उगाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब मानसून का सीजन ख़त्म होता है तो वो ज़मीनें फिर से ड्राई हो जाती हैं, यानी कि फिर से वही ज़मीनें सूखी हो जाती हैं और यही साइकिल पिछले हज़ारों सालों से रिपीट होता रहा है और इसकी वजह से हमारे देश की सॉइल काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है, क्योंकि जब हर साल ऐसे मानसून के बाद पेड़ उगते हैं, ज़मीनें ढीली होती हैं और चट्टानों के अंदर क्रैक्स पैदा होते हैं, तो उससे हमारी मिट्टी और धूल प्रोड्यूस होती है और फिर जब बारिश के बाद ये सूख जाते हैं तो उनके अंदर की ह्यूमिडिटी यानी कि नमी काफ़ी कम हो जाती है, मॉइस्चर लेवल एकदम डाउन हो जाते हैं, तब वो सॉइल एक लूज सॉइल और डस्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। अब हम समझ सकते हैं कि रेनी सीजन के ख़त्म होने के बाद ईस्टर्नली और वेस्टर्नली हवाएं हमारे देश में इंटर करती हैं। उस टाइम पर यही डस्ट एटमॉस्फेयर में उड़ने लगती है और देश के अलग अलग जगहों पे जाकर सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि कई सारे बाहरी रीजन के अंदर ये फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ कहीं ना कहीं क्लाइमेट एटलीस्ट गर्म वाली साइड पर बहुत ऊपर तक नहीं जाता है, तो वहाँ पर मौजूद सॉइल के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट साल भर मेंटेन रहता है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए कहीं एक छोटा सा गड्ढा खोदो तो आपको थोड़ी बहुत नमी नज़र आएगी, लेकिन इंडिया में बारिश के दौरान वो पूरी तरीके से कीचड़ बन जाएंगे, जबकि गर्मी के सीजन के दौरान वो पूरी तरीके से सूखा पाउडर जैसी ज़मीन बन जाती है। अब ये तो हो गई डस्ट प्रोड्यूस कैसे होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और ऐसे फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से ये धूल पूरी इंडिया में इतनी ज़्यादा अमाउंट में फैल जाती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में हिमालयाज़ की पहाड़ियाँ बसी हुई हैं और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट भी काइंड ऑफ फनल के जैसा काम करता है पूरे इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में हवाओं को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब मानसून सीजन के बाद जितनी भी धूल लूज हुई पड़ी होती हैं वो ऊपर के साइड में उठना स्टार्ट हो जाती हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। हम आपको बता दें कि यही पूरी की पूरी जिम्मेदार नहीं है इस डस्ट को पूरी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में, जो कि है हमारा एक्सटर्नल क्लाइमेटिक फैक्टर। दोस्तों, आपको बता दें कि हज़ारों या लाखों सालों से अप्रैल मई के महीने में अरेबियन डेजर्ट से हमारे देश के अंदर धूल अरेबियन सी के ऊपर से होते हुए हमारे देश में पहुंचती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जहां पर स्ट्रॉन्ग समर विंड की वजह से अरेबियन ओशियन के अंदर जो भी रेगिस्तानी धूल होती है वो हमारे देश के अंदर इंटर होना शुरू हो जाती है। इसकी सैटेलाइट इमेज भी आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा हमारे देश के अंदर थार डेजर्ट में भी सेम प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया के अंदर धूल बैठ जाती है, क्योंकि इतने लंबे समय से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। तो हमारे इंडिया में जो हल्की सैंड होती है उनकी अमाउंट लगातार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जो सॉयल
आप नॉर्मली देखते हो, हम आपको बता दें कि उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इतना ज़्यादा भी हल्का नहीं होता है कि हल्की हवाओं से उड़ सके। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हो कि यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो हवाओं को काफ़ी ज़्यादा डस्टी बना रही हैं और उसके बाद हमारी पूरी इंडिया में जाकर पूरी इंडिया को एक डस्टी कंट्री टाइप का बना रही हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें स्पेशली अर्बन सिटीज़ में, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारी जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदी होती जा रही हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना होना एक बहुत ही बड़ा कारण है। धूल के ऊपर कोई भी कंट्रोल ना रखना, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बनती है धूल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। पॉपुलेशन, अनमेड रोड, गाड़ियों का चलना मिट्टी वाले सड़कों के ऊपर से, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करती हैं एक डस्टी कंट्री बनाने के लिए। अब आप इसका बेस्ट सोल्यूशन समझिए। अगर आपको कहीं एक जगह पे धूल कम से कम अमाउंट में चाहिए तो वहाँ पर आपको एक ग्रीन पेज मेंटेन करके रखना होगा, यानी कि आपको वहाँ पर हरियाली बनाकर रखनी होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करके आप भारत देश को एक साफ़ सुथरा और एक अच्छा देश बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एनालिसिस वीडियो। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ इससे इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और एनालिसिस वीडियो के साथ में।